ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग वैसे तो निबिड़ संकुलन स्टार्ट करने वाले थे। आप लोगों ने थंबनेल वगैरह भी देखा होगा कि ठोसों में निबिड़ संकुलन को ही मैंने आज की क्लास में शेड्यूल करवाया था, परंतु वो एक बड़ा टॉपिक है और वो उस टॉपिक के अंदर अगर अपन एक बार घुसेंगे तो फिर हमें समय लगेगा 3 या 4 दिन वहां से बाहर निकलने में। इसलिए एक और टॉपिक है जो एक दिन में हो सकता है, और वो टॉपिक ऐसा है, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था बीच में कि सर वो टॉपिक आपका छूट गया है, तो मुझे ये था कि भाई मैं वो चैप्टर के लास्ट में करवाऊंगा, पर मुझे ठीक लग रहा है अभी कि अपन ये टॉपिक कर सकते हैं। तो ठोसों के प्रकार के ऊपर ही एक टॉपिक और है आपकी बुक में, ठोसों के प्रकार के ऊपर ही एक टॉपिक और है, और उस टॉपिक को लेकर के हम आज आगे बढ़ेंगे। तो उस टॉपिक में क्या है समझिए। ठोसों के प्रकार आपने किस आधार पर अभी तक पढ़े हैं वो अपन पहले देख लेते हैं। ज्योमेट्री के आधार पर आप ठोसों के प्रकार अभी तक पढ़ चुके हो, और ज्योमेट्री के आधार पर ठोसों के प्रकार किस प्रकार से देखे आपने आपने देखा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। दो प्रकार के ठोसों का अध्ययन आपने किया था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिनके अंदर काफी सारे गुणों के आधार पर आपने अंतर को समझा था। आज जो हम अंतर देखने वाले हैं वो है उनके आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, उनके अंतरा आणविक परस्पर क्रियाओं के आधार पर हम उनके बीच में अंतर देखेंगे। मतलब यह है कि आपको पता होगा कि कोई भी ठोस हो वो जिससे मिलकर बना है, जैसे जो उसके अंतरा आणविक कण है, उन अंतरा आणविक कणों के बीच में जो बल है उसकी प्रकृति किस तरह की है, उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो वो आपका कहलाता है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। मतलब ये 4 प्रकार कहलाते हैं अगर आप इनके बीच के अंतरा आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण करने के बारे में सोचते हो। ये आपके एनसीईआरटी आप लोगों के पास अगर हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, और इस टॉपिक का जो नाम है वो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण और अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर या फिर आबंधों के आधार पर वर्गीकृत करने के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। समझा दूंगा सारा टॉपिक में आपको। ये जो टेबल है ये भी एनसीईआरटी की है। हाँ, इसके लिए ये चीज जरूरी है कि 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 थोड़ा बहुत आपका पढ़ा होना चाहिए। 11th का चैप्टर नंबर 4 थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के अंदर बलों के बारे में बहुत गहराई से बात की हुई है और बलों के बारे में समझाया हुआ है। कोशिश मैं यहाँ पे करूंगा, बट अगर कुछ दिक्कत होती है इसका मतलब ये है कि 11th क्लास में आपकी कमजोरी थोड़ी रही है। चलिए देखिए, बहुत छोटा टॉपिक है ये, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसको कवर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए अपन इसको कवर ले रहे हैं। सबसे पहली बात, आणविक ठोस के बारे में बात कर लेते हैं। आणविक ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं, अब एक एक चीज को नोट करते हुए चलना आप कमेंट सेक्शन में। आणविक ठोस का मतलब होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो आपके आणविक ठोस होते हैं। अब बात यह है कि इसके अंदर क्या चीज आती है, अणुओं से मिलकर बनने वाला। आणविक का मतलब है अणुओं से मिलकर बनने वाला। अब एक एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। आणविक ठोस को भी अगर कैटेगराइज करें तो वो 3 कैटेगरी में आता है। आणविक ठोस जो है उसकी भी 3 कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3। देखिए, सबसे पहले अध्रुवी। अध्रुवी का मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, H2। इससे पूरा समझा दूंगा। अब आपको सबसे पहले तो यह बात दिमाग में रखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं अणुओं की, तो हम अणुओं के बीच के बल के बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जांपल इसका दिया है अपन ने H2, तो एक H2 का अणु दूसरे H2 के अणु के साथ में किस बल के साथ में जुड़ा हुआ है या इनके बीच में कौन सा बल है, उसके आधार पर अपन वर्गीकरण कर रहे हैं, और उस वर्गीकरण में यह टॉपिक आया है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर से एक बार, आपको कभी भी जब भी आप अंतरा आणविक बलों की बात करते हो तो अंतरा आणविक के अंदर आपको H2, इसके अंदर H और H के बीच के बल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि H और H के बीच का बल जो है वो बंध सामर्थ्य को बताता है। वो ये बताता है कि इसको तोड़ने में कितना काम करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो बताता है। परंतु हमें यहां जो चेक करना है वो ये है कि H2 के बीच में किस प्रकार की क्रिया हो रही है, H2 के बीच में किस प्रकार का बल है, उसके बारे में हमें बात करनी है। अब देखो, एक H और दूसरे H के बारे में सोचते हैं। इस H और इस H में
दोनों में एक जैसे होने के कारण किसी भी प्रकार का विद्युत ऋणात्मकता का कोई अंतर नहीं है। ये वाला Hb जितना विद्युत ऋणात्मक है वो वाला Hb उतना ही विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है यहां जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचने की जो प्रकृति है उसको अपन विद्युत ऋणात्मकता के नाम से जानते हैं। तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, इसके कारण ना तो इसके ऊपर कोई आवेश है ना इसके ऊपर कोई आवेश है। तो इस प्रकार से यहां पर H2 के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, कोई ध्रुव बने हुए नहीं है। इस H2 के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई ध्रुव बना हुआ नहीं है, इसलिए इसको अपन कहेंगे अध्रुवीय। तो ये जो आणविक बंध बन रहा है ये अध्रुवीय अध्रुवीय के बीच में बन रहा है, और इसका जो नाम है, अब ये क्यों पास पास है आपस में, ये किस मतलब से पास में है, तो वो मतलब कौन सा है सुनो, ये मतलब आपका कहलाता है वॉन्डरवॉल बल। अगर आपने समझा हो कहीं पे लास्ट क्लास में 11वीं क्लास में, तो वॉन्डरवॉल बल का मतलब है जब आप देखो गुरुत्वाकर्षण बल को एक कह सकते हो कि जहां जहां गुरुत्वाकर्षण बल जैसी कोई चीज होती है वहां हम केमिस्ट्री में वॉन्डरवॉल बल बोलते हैं। तो अब ये जो H2 है, इस H2 को अगर अपने दूसरे H2 को आकर्षित करना है तो इनके पास कोई और रीजन नहीं है, क्योंकि ये तो ना तो इसके ऊपर कोई आवेश है ना उसके ऊपर कोई आवेश है, तो इनके पास कोई रीजन नहीं है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने का। हाँ, एक ही रीजन हो सकता है कि दोनों के पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है तो वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। ये समझने के लिए एक अपन ने बना रखा है, ऐसा नहीं है कि 100% जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही वॉन्डरवॉल बल के बराबर है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक एग्जांपल दे करके। बिल्कुल ऐसे ही जब दोनों के बीच में अध्रुवीय प्रकृति है, दोनों ही अध्रुवीय हैं, तो उनके बीच में जो बल काम करता है वो कौन सा बल कहलाता है, वॉन्डरवॉल बल, या फिर उसको अपन लंदन बल के नाम से भी जान सकते हैं, है ना, उसको लंदन बल भी बोल सकते हैं। आपने इसके बारे में कभी ना कभी पढ़ा हो, बताओ। तो जब भी एक अणु और दूसरे अणु के बीच में दोनों अध्रुवीय हों, दोनों के अध्रुवीय होने पर उनके बीच में जो बल काम करता है वो लंदन बल होता है। आप देख सकते हैं परिक्षेपण बल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको परिक्षेपण बल भी बोलते हैं। तो अगर किसी ठोस के अंदर आपको ऐसा देखने को मिले कि वो ठोस के बीच में, अणुओं के बीच में वॉन्डरवॉल बल है, लंदन बल है, परिक्षेपण बल है, तो उस तरह के ठोस को हम बोलेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। उस प्रकार के ठोस का नाम क्या होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस। यहां तक समझ में आता है, ठीक है। अब देखो आगे ध्रुवीय ठोस का क्या सीन है, दूसरे पे चलते हैं। अब इसके बारे में पूरा पढ़ लो। इसके अंदर अवयवी कौन कण कौन होते हैं, अणु होते हैं। देखा आपने H2 एक अणु है, दूसरा H2 भी एक अणु है। इनके बीच में बल कौन सा होता है, परिक्षेपण या लंदन बल होता है। इनके एग्जाम्पल में ArCCl4 I2 CO2 ये सब आते हैं। ये इनकी भौतिक प्रकृति कैसी है, ये मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनकी चालकता कैसी है, ये विद्युत का चालन नहीं करवाते हैं। इनका गलनांक कैसा होता है, अत्यधिक निम्न, मतलब बहुत ही कम ताप के ऊपर ये गल जाते हैं। बहुत ही कम ताप पर आप इनको जो है द्रव में बदल सकते हो, बहुत ही आसान होता है इनको द्रव में बदलना, ये पॉइंट है, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में, आगे देखें अपन अब। चलो दूसरा पॉइंट आता है ध्रुवीय। ध्रुवीय के बारे में बात करेंगे। जब ध्रुवीय को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका एग्जाम्पल है HCl, उसको लेकर के पूरा समझाता हूं। देखो ध्रुवीय में आपने ले लिया HCl, ध्यान देना इधर। HCl के अंदर ऐसा है कि H और Cl की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति अलग अलग है। Cl ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है। और एक बात और याद रखें कि एक नियम चलता है फॉन्सल ब्रिसी, ये सब 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, फॉन्सल ब्रिसी। इसका मतलब ये दुनिया के सबसे खतरनाक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, फॉन्सल। तो उसमें आप देख सकते हो कि Cl कहीं ना कहीं आता है, इसका मतलब Cl एक अच्छा खासा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगर ऐसा है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, सामने वाले पे पॉजिटिव आएगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या होता है वो समझिए। इन दोनों के बीच में डील ये हुई थी कि ये दोनों जो है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कहां रहेगा, इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर में रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देगा, उनके बीच में शेयरिंग होगी और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेगा। परंतु क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करवा लिया। इससे हो गई चीटिंग, और इस चीटिंग के कारण क्या हुआ कि Cl के पास थोड़ा बहुत नेगेटिव आया, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव इसकी तरफ शिफ्ट हुआ, थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींचे तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव आया। उस थोड़े से नेगेटिव को पार्शियल नेगेटिव से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अगर आप हाइड्रोजन पर विचार करें तो हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर गया इलेक्ट्रॉन,
तो हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर गए तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब ये अपने आप में एक अणु हो गया। ऐसे ही दूसरा अणु एक और है HCl का, जिसमें H पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। अब इस प्रकार के अणुओं को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? तो इस प्रकार के अणुओं को केमिस्ट्री में ध्रुवीय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पोल बन गए हैं प्लस माइनस, तो इस प्रकार के अणुओं को केमिस्ट्री में ध्रुवीय कहा जाता है। यहाँ भी पोल बन गए हैं प्लस माइनस, तो इसको भी केमिस्ट्री में क्या कहा जाएगा? ध्रुवीय कहा जाएगा। एक ध्रुवीय और दूसरे ध्रुवीय के बीच में आकर्षण हो सकता है, तो ये जो अणु है ये भी ध्रुवीय है, ये जो अणु है ये भी ध्रुवीय है। अब ये प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये जो आकर्षण है वो आणविक ठोस के बनने का कारण बनेगा। और इस प्रकार से, क्योंकि ये ध्रुवीय ध्रुवीय के बीच में आकर्षण है, इसलिए इस प्रकार के ठोसों को जो है हम ध्रुवीय आणविक ठोस के नाम से जानते हैं। अब आप इधर आ जाओ और देखो, ये सारे टॉपिक 11th क्लास से कनेक्टेड हैं, इसीलिए अपन को समझना पड़ेगा कि पुरानी क्लासें भी पढ़ना जरूरी होता है। बिना पुरानी क्लासें पढ़े आप नहीं आ सकते, इसलिए मैंने आपको लास्ट ईयर ये कहा था कि आप चैप्टर नंबर 4 जरूर पढ़ के आए किसी भी हालत में, वो बहुत ज़्यादा काम का चैप्टर है। इसलिए मैं बाबा उसके लिए कह रहा था, क्योंकि वो हर जगह आपको परेशान करेगा। अभी भी टाइम में आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब के ऊपर मेरी, नहीं देखा है तो देख लेना। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, ध्रुवीय हो गया। आणविक कणों की बात, अवयवी कणों की बात करें तो अणु ही है, क्योंकि आप देखिए इस ठोस में ये भी अणु है, ये भी अणु है, तो यहाँ पर जो कण है जिससे वो मिलकर के बन रहा है वो अणु ही है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, इसमें किस प्रकार का बल है, किस प्रकार का बल आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो खुद चेक करिए। एक ध्रुवीय और दूसरे ध्रुवीय के बीच में जो बल है उसका नाम था ध्रुवीय ध्रुवीय अन्योन्य क्रिया, और ये नाम मैंने नहीं दिया, 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये नाम था कि एक ध्रुवीय दूसरे ध्रुवीय के साथ जब क्रिया करता है तो उसको बोलते हैं ध्रुवीय ध्रुवीय अन्योन्य क्रिया। मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे इस डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वो वीडियो जाकर के डायरेक्टली देख सकते हो, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इसका नाम हो गया द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। द्विध्रुव क्यों बोलते हैं इसको पता है? द्विध्रुव का मतलब होता है प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस, ये जो बन रहा है इसको द्विध्रुव कहते हैं, क्योंकि ध्रुव मतलब होता है पोल और दो, तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो दो तरह के पोल बने हुए हैं, द्विध्रुव, डाई पोल इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल में HCl SO2 हो गया, मुलायम होता है, ये भी विद्युत का कुचालक होता है, इसका जो गलनांक है वो कम होता है, मतलब कम तापमान के ऊपर ये पिघल जाता है। इसमें तीसरी कैटेगरी आती है हाइड्रोजन आबंधित। हाइड्रोजन आबंधित का मतलब यह है कि बस बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन आबंधन का मतलब है कि हाइड्रोजन बंध आपको अणुओं के बीच में देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन बंध की जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस बहुत अच्छे से मैंने वीडियो में बता रखी हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, जैसे मान लीजिए आपने जल को देखा हो, बर्फ, बर्फ देखिए सबने, बर्फ में किस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव या हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। कंडीशन बता देता हूं मैं वैसे आपको क्या है। कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए एक ऐसे विद्युत ऋणात्मक तत्व से जिसके पास दो बातें हों, पहला वो बहुत छोटा होना चाहिए, दूसरा उसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होनी चाहिए। अगर ऐसे किसी तत्व से, ऐसे मान लो हाइड्रोजन एक ऐसे किसी तत्व से जुड़ा हुआ है जो आकार में छोटा है और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च है, तो उस समय जो आकर्षण वगैरह देखने को मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध बोलेंगे, उसे हाइड्रोजन बंध का नाम दिया जाएगा। तो ये आपके पास जल का अणु है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन छोटा भी है, विद्युत ऋणात्मक भी है, तो उस केस में यहाँ जो भी आकर्षण है उसको अपन हाइड्रोजन बंध का नाम दे सकते हैं। तो ये एक जल का अणु हो गया। अब जल का दूसरा अणु लेकर के आइए, ये आप जल का दूसरा अणु लेकर के आ गए, उसमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन भी पार्शियल पॉजिटिव। अब इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण। तो ये जो आकर्षण एक अणु और दूसरे अणु के बीच में है, इसे एक विशेष नाम दिया हुआ है हाइड्रोजन बंध। क्यों हाइड्रोजन बंध का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पे फॉलो होती है कि जब हाइड्रोजन एक ऐसे तत्व से जुड़ा हो जो कम आकार हो, जिसका आकार छोटा हो, विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा हो, तो उस समय जो है आपको इस प्रकार से जो भी आकर्षण देखने को मिलेगा उसको साइंस में, केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको? सिंपल है ना एकदम, यहां तक मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ चीज चल रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध होगा तो वो यहाँ भी एक अणु है, दूसरे अणु के साथ में ठोस बना रहा है, दोनों अणु है इसलिए कहलाएगा आणविक ठोस। बस यहाँ पे जो इनके बीच की अन्योन्य क्रिया है वो हाइड्रोजन बंध है, तो ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाएंगे। अब आ जाओ इधर, तो हाइड्रोजन बंधित इनका भी अणु ही होता है, इनके बीच में जो बल की प्रकृति है वो कैसी है, हाइड्रोजन आबंध है,
बर्फ इसका एग्जाम्पल है। ये कठोर होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं और इनका गलनांक निम्न होता है। आपने देखा होगा बर्फ अच्छी खासी कठोर होती है। तो अणुओं के हिसाब से देखें तो अणुओं में 3 कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी समझ में आ गई आपको, अध्रुवीय, जिसके अंदर जो आपका अणु है उसके अंदर कोई पोल नहीं बना हुआ है, प्लस माइनस। लंदन बल एक सिंपल सा वॉन्डरवॉल बल के सहायता से वो जुड़े हुए हैं, इसको अपन पहली कैटेगरी में डालते हैं। अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है तो फिर वो ध्रुवीय ठोस में जाएगा, और ध्रुवीय ठोस के अंदर आपको एक ही अणु के अंदर प्लस माइनस दिखेंगे, दूसरे अणु में भी प्लस माइनस होंगे, उनके बीच में आकर्षण होगा जिसका नाम होगा द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। सिंपल। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध की कंडीशन है कि हाइड्रोजन एक ऐसे तत्व से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो आकार में छोटा हो और उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो। और इससे संबंधित वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एज अ होमवर्क उसको कर लीजिएगा और वहां पे देख लीजिएगा उन वीडियोस को, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। ओके, अब आता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस को समझाना बहुत ज्यादा आसान है। इसका एग्जांपल अपन NaCl ले सकते हैं, एक ही बार में आपके समझ में आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे आज के टॉपिक में ना इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितना बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। बाकी चीजें पुरानी है सारी की सारी, बस उनको एक जगह लेकर के लिखा हुआ है। आयनिक ठोस के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले इसके बारे में समझाया जाता है। जैसे अपन NaCl को स्टैंडर्ड मान करके उसी के एग्जाम्पल पे विचार करते हैं। जैसे NaCl को आप गौर करो तो NaCl बनता कैसे, उसके निर्माण की विधि के बारे में सोचते हैं। अंदर की क्या क्रिया चल रही है। क्रिया बहुत सिंपल है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2,8,1 है। पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी इस पूरे टॉपिक को सुनने के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। NaCl जो है उसका सबसे पहले Na जो है उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2,8,1 है। उसको अगर अपना अष्टक पूरा करना है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो अपना अष्टक पूरा कर सकता है, या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे तो भी अपना अष्टक पूरा कर सकता है। मान लेते हैं इसने 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, तो अब जो Na बचा है उस Na के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 11 है। ओके, देखो ना इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 11। ये सब मैंने वैसे फिजिक्स में भी आपको बताया है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 11। 1 इलेक्ट्रॉन का दान करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11। कौन ज्यादा है, प्रोटॉन। कितने ज्यादा है, 1 से, तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा, +1। Cl की बात करते हैं। क्लोरीन जो है उसका है 2,8,7। तो अगर क्लोरीन को देखें तो 2,8,7 है। इस हिसाब से इसको 1 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करना चाहिए, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे अष्टक पूरा करने के लिए 2 ऑप्शन है, 7 इलेक्ट्रॉनों का दान या 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण। सबको आता है ये चीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 18 हो गए। प्रोटॉन कितने हैं, 17 हैं। कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है, -1 से। अब ये जो Na+ और Cl- आपस में जुड़ेंगे उसके पीछे एक ही रीजन होगा कि इनके बीच में आकर्षण देखने को मिलेगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण, कूलाम बल। इनके बीच में कौन सा बल देखने को मिलेगा, कूलाम बल। तो ये NaCl आपस में जुड़ जाएगा और ये आपका कहलाएगा कूलाम बल, स्थिर वैद्युत बल। ये जो ठोस बना है इसमें 2 आयन इन्वॉल्व हैं, Na+ और Cl-। तो इस प्रकार के ठोस को अपन क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस बोलेंगे। इसकी बहुत विशेषता है वो समझो। अगर ये आणविक ठोस है तो उस ठोस में NaCl के अंदर ना तो Na+ और ना Cl- दोनों अलग नहीं हो सकते। और आप ठोस अवस्था पढ़ रहे हो, आपको पता है ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो अगर ये ठोस रूप में है तो Na+ और Cl- बंधे हुए हैं। तो ऐसे समय पर अगर आप करंट फ्लो कराने की कोशिश करोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि करंट को अर्थात विद्युत धारा को फ्लो होने के लिए 2 कंडीशंस हैं। या तो उसको मिल जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, करंट को अगर फ्लो होना है तो या तो उसको मिल जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर उसको मिल जाए मुक्त आयन। लिख लो कहीं पे, नोट कर लो, छोटी छोटी बातें होती है, पता होनी चाहिए साइंस में। अगर करंट फ्लो करवानी है तो 2 चीजें आपको चाहिए, या तो आपको मिल जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो भी आप करंट को आराम से फ्लो करवा सकते हो, है ना। और अगर आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुक्त आयन से भी करंट फ्लो करवा सकते हो। या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से करवा दीजिए या मुक्त आयन से करवा दीजिए। जब आणविक ठोस होते हैं तो उनके अंदर आयन मुक्त नहीं होते, इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। परंतु अगर इन्हीं को अपन गलित अवस्था में लें, गलित अवस्था का मतलब नमक लिया, नमक को पिघाल दिया, या फिर उसको अपन पानी में घोल दें,
मतलब उसका विलयन बना लें, जलीय विलयन, या तो उसको अपन ले लें गलित अवस्था में मतलब पिघाल करके ले लें, या उसका अपन जलीय विलयन बना लें। तो जलीय विलयन बनाते ही क्या होता है, NaCl अलग अलग हो जाते हैं, मतलब आपको Na+ और Cl- आयन मिल जाते हैं, और आयन के मिलते ही मुक्त आयन अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे ही मुक्त आयन अवेलेबल होंगे करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप नमक के डिब्बे में करंट लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं लगेगा, पर उसी नमक को पिघाल दो या पानी में घोल दो और फिर करंट लगाओगे तो लगेगी करंट, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनों के मुक्त नहीं होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आ गया समझ में? पक्का? चलो आगे बढ़े। अब देखो इधर, अब इसको पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा एक ही बार में। आयनिक ठोस में आयन होते हैं Na+Cl- जैसे गुलामी या स्थिर वैद्युत बल से वो जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल में आपको सारे आयनिक ठोस मिलेंगे। कठोर होते हैं परंतु भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब समझते हो, जैसे कांच होता है ना, कांच कठोर तो है बट जब टूटेगा, आपने देखा है कांच टूटते हुए, जब कांच टूटेगा तो दो तरह के कांच होते हैं, गैस का कांच होता है, एक नॉर्मल होता है। कांच को तोड़ते ही वो बिखर जाता है, तो उस बिखरने को बोलते हैं भंगुरता। तो ये ठोस भंगुर होते हैं। ठोस अवस्था में, अब देखो ये बड़ी वही बात जो मैंने समझाई, ठोस अवस्था में विद्युत रोधी, मतलब ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करवाते क्योंकि आयन फ्री नहीं है, परंतु गलित अवस्था में और जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं और इनका गलनांक भी अच्छा खासा उच्च देखने को मिलता है। ये खत्म हो गया। अब आते हैं धात्विक ठोस के ऊपर, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, यही नया है आपके लिए, ये आपने शायद नहीं पढ़ा हो अभी तक, तो इसके बारे में बात करते हैं। आपने कभी सोचा कि लोहे को देखा ही होगा आपने, आयरन Fe, क्या आपने सोचा कि लोहे के अंदर बहुत सारे Fe आसपास होते हैं? मतलब एक Fe है, उसके पास में दूसरा Fe होगा, उसके पास में तीसरा Fe होगा, उसके पास में चौथा Fe होगा, ऐसे बहुत सारे Fe आपस में मिलकर के लोहा बनाते हैं। आपने कभी दिमाग लगाया कि ये लोहा इतना मजबूत है? आप जानते हैं लोहा बहुत मजबूत होता है, इसकी मजबूती के पीछे कारण क्या है? क्या आपने कभी दिमाग लगाया कि एक Fe दूसरे Fe के साथ में ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है कि एक Fe दूसरे Fe के साथ में जुड़ करके ठोस का निर्माण कर रहा है और लोहा इतना ठोस है? भाई हमें पता है कि इन सब के बीच में कौन सा इंटरेस्ट है, हम समझ गए अच्छे से। इन दोनों के बीच में वॉन्डरवॉल बल है, इन दोनों के बीच में ध्रुवीय आकर्षण है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध है, इधर कूलाम का नियम लग रहा है, कूलाम बल लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है। यहां कौन सा बल है? और अगर आप ये सोच रहे हो कि एक Fe और दूसरे Fe के बीच में लंदन बल होगा, वॉन्डरवॉल बल होगा, तो वो तो बहुत कमजोर है। इसका मतलब लोहा अपने हाथ से टूट जाना चाहिए आसानी से, जबकि लोहा इतना मजबूत होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि एक लोहे के अंदर एक Fe और दूसरे Fe के बीच में कौन सा विशेष प्रकार का आकर्षण है कि वो इतना मजबूत है। चलिए सोच के बताइए अच्छे से, आराम सोच के बताओ कि एक Fe और दूसरे के बीच में कौन सा बंध है। चलो प्रश्न समझ में आ गया आपके दिमाग में? प्रश्न ने क्लिक किया बढ़िया से। अब मैं आपको इसका आंसर समझाता हूं। Fe और Fe के बीच में तो कोई भी ऐसा आकर्षण बल हमें समझ में नहीं आता कि भाई जो इतना मजबूत हो कि वो इतने अच्छे से बंधे हों, क्योंकि आपको पता है कि अगर लंदन बल इनके बीच में अगर कुछ नहीं है तो लंदन बल हो सकता है, और लंदन बल इतना मजबूत होता नहीं है। एक्चुअल में ये लोग क्या करते हैं समझना, Fe क्या करता है, Fe अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है। इसकी आप आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन देखना, बाहर बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है। एक Fe ने मान लो 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया तो Fe के ऊपर +2 आ गया। ऐसे ही दूसरे Fe ने भी 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, इनके ऊपर +2 आ गया। इस Fe ने भी, हर Fe क्या करेगा, अब हर Fe अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, और अगर हर Fe अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लग जाएंगे। हालांकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर नहीं जा सकते, मतलब ये क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर कभी नहीं जाएंगे, पर हाँ ये है कि इस ठोस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेंगे। अब दिमाग में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर क्यों नहीं जाएगा सर, है ना, इसको छोड़ के बाहर क्यों नहीं निकलेगा? तो वो समझा देता हूं पहले मैं आपको, सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Fe के ऊपर +2 आया, मतलब अभी आप समझो एक Fe की दशा को देखो आप, एक Fe ने 2+ उसके ऊपर आया
तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 माइनस, मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है। चलो बढ़िया, ध्यान देते हैं। मान लो अभी इस Fe के अंदर 100 प्लस है, तो 100 ही क्या है, माइनस है, तो ये पूरा क्या है, उदासीन है। ठीक है, Fe ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर ही घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर ही घूम रहे हैं तो वहां पे जितना नेगेटिव है लोहे के अंदर उतना ही पॉजिटिव है, जितना नेगेटिव आवेश है उतना ही पॉजिटिव आवेश है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन गुस्ताखी करके बाहर जाता भी है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन गुस्ताखी करके बाहर जाएगा वैसे ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। जहां पे 100 प्लस थे वहां पे 100 प्लस तो है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो कितना आ गया, 99। जैसे ही 99 आया, अब यहां पे कौन ज्यादा हो गया, प्लस ज्यादा हो गया। कितने से ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, तो पूरे के पूरे लोहे पे कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे ही प्लस आएगा वो इस माइनस को वापस से खींचेगा, क्योंकि प्लस का काम होता है माइनस को खींचना। तो जैसे ही प्लस आएगा वो इस माइनस को वापस से खींचेगा, और जो गुस्ताखी करके बाहर गया है वो वापस से लोहे के अंदर आ जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी लोहे को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया, एक बार और समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको। पहले कमेंट करके बताओ, ठीक है, एक बार में समझ में आ गया क्या, एक बार में समझ में आ गया सबको, वापस सुन लो एक बार। देखो इस Fe के अंदर स्थिति ऐसी है कि Fe ने अपने बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, और 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने से अब वो बन चुका है Fe2+। बट हाँ, एक चीज क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे दिख रही है कि जितना यहाँ पे प्लस है उतना यहाँ पे क्या है, माइनस है, मतलब अभी भी ये लोहा जो है उदासीन है। ठीक है, एक बात अब दिमाग में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन घूम, अगर मुक्त है ही, फ्री है ही, लोहे में घूम रहे हैं, तो लोहे से घूमते घूमते बाहर क्यों नहीं जाते। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन गुस्ताखी करके बाहर निकल गया, है ना, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है गुस्ताखी करके बाहर निकल गया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गुस्ताखी करके बाहर निकलेगा 100 पॉजिटिव तो है, बट अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 99। तो ओवरऑल इसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा, प्लस, और वो प्लस जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींच के वापस अंदर ले आएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लोहे के अंदर तो घूम सकते हैं, बट लोहे को छोड़ करके बाहर नहीं जाते कभी भी। ये बात आपको समझनी थी। अब ये देखो कि अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, Fe2+ प्लस है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो माइनस है, और प्लस और माइनस में बहुत अच्छा खासा आकर्षण होता है। उसी आकर्षण ने जो है लोहे को इतना मजबूत बना रखा है, और वही इंटरेस्ट है कि एक Fe दूसरे Fe के पास में, क्योंकि 2 Fe के पास में इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में एक कॉमन चीज है जिसको दोनों प्यार करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। इस रीजन से दोनों Fe जो है साथ में, खत्म बात। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बताओ, क्लियर। और इसको बोलते क्या है, हाँ बिल्कुल सही, इसको पढ़ते क्या है वो बताता हूं। इसको पढ़ने का तरीका है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है घूम सकते हैं इस पूरे पूरे के पूरे ठोस के अंदर, तो इनको बोलते हैं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन जो घूम सकता है ऐसे। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है ये, क्योंकि खूब सारे इलेक्ट्रॉन 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 है, तो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र, ये विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, समुद्र। इस विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में कौन है, पॉजिटिव चार्ज है। तो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में कौन है, धनायन, और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, यही धात्विक ठोस का मेन आधार है, यही धात्विक ठोस के मेन आधार के हिसाब से देखा जाता है। क्लियर है, बढ़िया। तो इसी रीजन से एक Fe दूसरे Fe के साथ में रहता है, और इस प्रकार के बंध को हम लोग धात्विक बंध के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार के ठोस को हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, इनके बीच में बंध का नाम धात्विक आबंध, Fe, कॉपर, Ag, Mg एग्जाम्पल। कठोर परंतु आघातवर्धक और तन्य, आप अच्छे जानते हो धातुओं के गुणधर्म, चैप्टर नंबर 3 में, क्लास 10th में बहुत अच्छे से आपने पढ़े हैं कि इनको पीटने से चद्दर बन जाती है, आघातवर्धक, इनको खींच के लंबे तार बना सकते हैं, तन्यता। ठीक है, और इसमें आप देखो समझो, इसके अंदर ठोस अवस्था के अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये ठोस अवस्था में भी विद्युत धारा का प्रवाह करवा सकता है, ठोस अवस्था में भी, साधारण गलित अवस्था में भी विद्युत का उच्च चालक होता है। इसलिए हम धातुओं के ही तार बनाते हैं, धातुओं के तार बनाते हैं हमेशा, क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आपको पढ़ाया जाता था ना ऐसे पहले बचपन में कि धातुओं के अंदर, धातु विद्युत के चालक होते हैं क्योंकि उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आज आपने समझ भी लिया कि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कैसे हैं, और आपने ये भी समझ लिया कि एक धातु के अंदर
क्या इंटरेस्ट है उन सब अणुओं परमाणुओं का कि वो आपस में जुड़े हुए हैं, और काफी अलग टाइप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है ये। ठीक है, अब लास्ट आता है सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। ये वो ठोस हैं जिनके अंदर सहसंयोजी बंध पाया जाता है और वो ठोस रूप में भी रहते हैं। एग्जाम्पल्स, एक ही एग्जाम्पल काफी है इसको पूरे को समझाने के लिए। कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन में आपने दो वेरिएंट देखे होंगे, ग्रेफाइट और हीरा। आपको पता है कार्बन में हीरे का नेटवर्क कैसा होता है? कार्बन में अगर आप हीरे का नेटवर्क देखो तो हीरे का नेटवर्क इस तरह का होता है, 3D नेटवर्क होता है। और कार्बन, ये कार्बन है हर जगह, ये कार्बन इस फॉर्मेट में अटैच होता चलता है और हीरे का नेटवर्क बनता चलता है। तो ये जो है ये अपने आप में नेटवर्क है। इस नेटवर्क में सभी ठोस के रूप में, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ठोस के रूप में है। और जो बंध बना हुआ है वो कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध है। इसलिए इनको कहा जाता है सहसंयोजी ठोस या फिर नेटवर्क ठोस। ऐसे ही आप ग्रेफाइट का देखो तो ग्रेफाइट में एक शीट होती है इस तरह की, और ये जो शीट है इस फॉर्मेट में ही रहता है। तो ये भी एक नेटवर्क ठोस का एग्जांपल है, ये ग्रेफाइट है। तो ये जो है ये कहलाते हैं सहसंयोजी या फिर नेटवर्क ठोस। ध्यान से देखिए, इनके अंदर अवयवी कण परमाणु होते हैं। अब आप ध्यान से देखना, इसमें अवयवी कण परमाणु है, अणु नहीं है, परमाणु है। कैसे? देखो, एक कार्बन का परमाणु दूसरे कार्बन के परमाणु से, फिर कार्बन का परमाणु, कार्बन का परमाणु, हर जगह जहां जहां गोला बना रहा हूं वहां वहां कौन है? कार्बन का परमाणु है। तो सारे परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके अंदर जो अवयवी कण है वो कौन है? परमाणु है। यहाँ सारे परमाणु है। अभी तक आपने क्या देखा था? अभी तक आपने देखा था एक अणु के बारे में बात चल रही थी। यहां भी अणु अणु, एक अणु दूसरा अणु, एक अणु दूसरा अणु, उसके बीच में बात चल रही थी। यहां परमाणु है और परमाणुओं के बीच में किस प्रकार का बंध है? सहसंयोजी बंध है। तो उसको हम कहेंगे सहसंयोजी ठोस या फिर नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं नेटवर्क ठोस। आ गया होगा समझ में? आसान चीज है ना। हाँ, तो परमाणु सहसंयोजी आबंध जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल में SiO2, कार्बन हीरा, कार्बन ग्रेफाइट। ये अपने आप में अगर आप ध्यान देंगे तो दो कैटेगरीज हैं। ये वाली जो कैटेगरी हीरा वो कठोर है, विद्युत का चालन नहीं करता और इनकी जो गलनांक है वो बहुत उच्च है। ग्रेफाइट जो है वो मुलायम है और ग्रेफाइट जो है वो एक अपवाद है। बाकी वैसे सहसंयोजी ठोस जो होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु यहाँ पे एक अपवाद है ग्रेफाइट, वो विद्युत का चालन करता है। और ग्रेफाइट अपवाद क्यों है इसके बारे में क्लास 9th 10th में भी आपने पढ़ा होगा। ग्रेफाइट की एक परत और दूसरी परत के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और स्टार्टिंग में ही क्लास के बता दिया था कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी एक परत और दूसरी परत के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत का चालन होगा। इसलिए जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करवाता है। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये था आपका सहसंयोजी ठोस या फिर नेटवर्क ठोस। बहुत सिंपल चीज है, मतलब मुश्किल नहीं है, बट हाँ इसके लिए थोड़ी बहुत पिछले साल की नॉलेज भी होना जरूरी है। तो ये सारे नोट्स बना के रख लेना आप, इसके नोट्स इसी फॉर्मेट में रहेंगे। कोई भी एग्जाम में पूछता है तो आपको अवयव कण बताने हैं, आकर्षण बल किस प्रकार का वो बताना है, एग्जाम्पल आपको देना है, भौतिक प्रकृति बतानी है, विद्युत चालकता बतानी है और गलनांक बताना है। इन सबको एक एक एग्जाम्पल से और जिस तरह से मैंने बताया वैसे नोट करके आप रख सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को अपन एंड करते हैं। अगली क्लास से अपन ठोसों में निविड़ संकुलन स्टार्ट करेंगे। आज से करना था पर ये टॉपिक रह गया था, तो इसके कारण पहले इस टॉपिक को कवर किया है अपन ने। अब अगली क्लास में अपन उसको देखेंगे। जिन्होंने भी अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है या फिर कॉल करना है, जो नंबर शो हो रहे हैं उसके ऊपर आपको जानकारी मिल जाएगी। बाय बाय, जय हिंद।